अब हम F5 के पेपर में बाकायदा तौर पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ, ये सबसे पहले जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, मेरे पास टॉपिक का नाम है लर्निंग कर्व थ्योरी। लर्निंग कर्व थ्योरी, सबसे पहले मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ वो मेरे पास है लर्निंग कर्व थ्योरी। लर्निंग कर्व थ्योरी का जो टॉपिक है, ये असल में हमारे F5 के सिलेबस का जो बजटिंग वाला एरिया है, ये जो बजटिंग एंड कंट्रोल वाला एरिया है, ये बजटिंग एरिया का टॉपिक है। ये एक्चुअली बेसिकली बजटिंग के एरिया का टॉपिक है। मैं इस टॉपिक को सबसे पहले क्यों डिस्कस करने जा रहा हूं, उसकी रीजन है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर 20-20 नंबर के रियल एग्जाम क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मतलब ये इतने वर्थ का टॉपिक है जिसके ऊपर 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। एंड ये जो टॉपिक है, ये किसी भी एरिया, सेक्शन ए, सेक्शन, ये जो हमारे पास सिलेबस एरियाज है, ये कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस, ये वाले जो टॉपिक है लर्निंग कर्व थ्योरी, ये आपके F5 के सिलेबस में किसी भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के तौर पे भी टेस्ट हो जाता है। मैं एक दफा फिर बताने लगूं, लर्निंग कर्व थ्योरी का जो टॉपिक है, ये असल में बजटिंग एरिया का टॉपिक है। मैं इसको पहले क्यों करवा रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक किसी भी एरिया के क्वेश्चन में, किसी भी सिलेबस एरिया के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के तौर पे टेस्ट हो जाता है। तो अगर हम, और हम विटनेस भी करेंगे, इवन जब हम सबसे पहले चैप्टर का सवाल करेंगे, दूसरे तीसरे चैप्टर का सवाल, तो उसमें ये टॉपिक बाकायदा एडजस्टमेंट के तौर पे आ रहा होगा। इसीलिए हमें सबसे पहले ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वहां पर एडजस्टमेंट में गए तो हम इसको फिर कैसे सोल्व करेंगे, ये हमने सबसे पहले सीखना है। लर्निंग कर्व थ्योरी का जो टॉपिक है, ये मैं बाकायदा स्टार्ट करने लगा हूं। लर्निंग कर्व थ्योरी जो है, लर्निंग कर्व थ्योरी, ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? ये थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी इदारे के अंदर कोई भी लेबर कोई भी एक काम बार बार करेगा, अगर किसी इदारे के अंदर कोई भी एक लेबर कोई भी काम बार बार करेगा, तो वही काम बार बार करने के नतीजे में लेबर को एक्सपीरियंस गेन होगा, और उस एक्सपीरियंस के नतीजे में हर अगले यूनिट का टाइम, अगले यूनिट का मींस जो हम आगे बनाने वाले हैं, हर अगले यूनिट का जो प्रोडक्शन टाइम है वो हर पिछले यूनिट से कम होगा। मैं इसकी एक बड़ी सिंपल क्लासिक एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूं, पहली दफा आप उसको कर रहे हैं तो आप बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लिट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई 1 घंटा लगा। मैं ये कहता हूं कि यार यही क्वेश्चन दोबारा करो। जब आप वही सवाल दोबारा करोगे तो अब तो आप उस क्वेश्चन की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर चुके हो। जब आप वही सवाल दोबारा करोगे तो अब दूसरी दफा सॉल्व करने के ऊपर उसके ऊपर 1 घंटा नहीं लगना चाहिए। मिसाल के तौर पे लेट से 45 मिनट्स में होना चाहिए। अब पहली दफा जब आपने वो क्वेश्चन किया तो घंटे में हो, दूसरी दफा 45 मिनट्स में, दूसरी दफा का टाइम पहली दफा के टाइम से कम है, बिकॉज क्योंकि आपको वो काम बार बार करने की वजह से एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। मैं आपको ये कहता हूं कि यार सेम वही सवाल तीसरी दफा करें। जब आप सेम वही सवाल तीसरी दफा करेंगे तो अब 45 मिनट भी नहीं लगने चाहिए, अब उससे भी कम टाइम लगना चाहिए। मिसाल के तौर पर से कोई 40, 35, 32 मिनट कुछ भी हो सकता है। ये जो कंसेप्ट है ये किस चीज का, ये लर्निंग कर्व थ्योरी का कंसेप्ट है। लर्निंग कर्व थ्योरी यही कहती है कि अगर कोई सेम लेबर कोई भी सेम टास्क बार बार करेगा, कोई भी सेम लेबर सेम टास्क बार बार करेगा, तो एक ही काम बार बार करने के नतीजे में आपको इतना एक्सपीरियंस गेन हो जाता है कि अब हर अगली दफा का जो प्रोडक्शन टाइम है वो हर पिछली दफा से कम होना चाहिए, और कम होता भी है। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने तीसरी दफा क्वेश्चन किया 35 मिनट में हो, चौथी दफा किया 25 मिनट में हो, अगली दफा किया 20 मिनट में हो, अगली दफा किया 17 मिनट में हो, अगली दफा किया 12 मिनट में, करते 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 अब आप वो क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन 12 मिनट से पहले नहीं खत्म हो सकता। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी एक काम को बार बार करोगे ना तो उसमें आपको लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कुछ अरसे तक, कुछ यूनिट्स तक। कुछ यूनिट्स बनाने के बाद वो जो लर्निंग का प्रोसेस है ना वो खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अब हर अगली दफा वो जो सवाल है वो 12 मिनट में ही होगा, उससे कम टाइम में वो सवाल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि करते 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 अब आप 1 सेकंड पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जो लर्निंग है ना ये एक ना एक वक्त पे जाके रुक भी जाती है।
तो हमारा ये वाले जो टॉपिक है, ये जो लर्निंग कर्व थ्योरी का टॉपिक है, ये असल में लेबर आवर्स के ऊपर है। ये असल में किस चीज के ऊपर है? लेबर आवर्स के ऊपर है। अब देखें आपने क्या किया हुआ है, आपने इन मिसाल के तौर पे MM1 प्लस MA2 प्लस F2, आपने इन पेपर्स में लेबर आवर्स की कैलकुलेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है। लेबर आवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? इस तरह से, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लेबर आवर्स पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लेबर आवर्स पर यूनिट। तो लेबर आवर्स हम इस तरह से फाइंड करते हैं MA1 MA2 और F2 के लेवल के ऊपर। याद रखिए ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, सिर्फ उस वक्त तक, सिर्फ कौन से वक्त तक? जब आर्स पर यूनिट क्या हो? आर्स पर यूनिट कांस्टेंट हो। मिसाल के तौर पे आप जब भी यूनिट बनाएंगे तो हर एक यूनिट के ऊपर जो लेबर आ रही है से वो 2 घंटे लगेंगे। तो सिंपल, अब आप 2 यूनिट्स बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, 50 बना रहे हैं, 1000 बना रहे हैं, जितने भी यूनिट्स बना रहे हैं उसको इन 2 घंटों पर यूनिट, जो कि एक सेम फिगर है हर एक यूनिट के लिए, ये जो लेबर आवर्स पर यूनिट है इनसे मल्टीप्लाई कर दे 2 घंटे के साथ, तो आपके पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। ये वाला फार्मूला बिल्कुल ठीक था, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब तो लर्निंग कर्व थ्योरी क्या कहती है? अब लर्निंग कर्व थ्योरी ये कहती है कि अगर आप कोई भी काम बार बार करोगे, कोई भी यूनिट बार बार बनाओगे, तो एक्सपीरियंस गेन होने की वजह से हर अगले यूनिट का जो प्रोडक्शन टाइम है वो हर पिछले यूनिट से कम होगा। जब हर अगले यूनिट का प्रोडक्शन टाइम कम होगा तो फिर इसका मतलब यह है कि अब तो लेबर आवर्स पर यूनिट सेम फिगर नहीं है, तो अब तो हम इस वाले फार्मूले से लेबर आवर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो अब हम लेबर आवर्स जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हर दफा प्रोडक्शन टाइम कुछ और हो, तो अगर हर दफा प्रोडक्शन टाइम कुछ और है और हमने लेबर आवर्स फाइंड करने हैं, तो लर्निंग कर्व थ्योरी के मॉडल के मुताबिक हमारे पास 2 तरीके हैं। लर्निंग कर्व थ्योरी मॉडल के मुताबिक हमारे पास 2 तरीके हैं जिनमें से किसी भी मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं? लेबर आवर्स फाइंड कर सकते हैं। कौन से केस में? उस केस में जहां पर हर दफा लेबर आवर्स पर यूनिट सेम फिगर ना हो, जहां पर हर दफा लेबर आवर्स पर यूनिट सेम फिगर ना हो। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास अप्रोच है टेबुलर अप्रोच। एक तो ये तरीका है, हम इस तरीके के जरिए भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं कि भाई जो टोटल लेबर आवर्स है वो कितने हैं उस केस में जबकि हर अगली दफा टाइम पर यूनिट कुछ और हो और हर पिछली दफा कुछ और हो। दूसरा जो तरीका हमारे पास है वो है फार्मूला अप्रोच। फार्मूला अप्रोच। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आगे जो मैं जरा यहां पर बताना चाहूंगा, ये जो टेबुलर अप्रोच है ना, ये बड़ा स्पेसिफिक अप्रोच है, ये हर जगह पे नहीं इस्तेमाल होता, ये हर जगह पे नहीं इस्तेमाल होता। ये कौन सी जगह पे इस्तेमाल होता है अभी हमने वही डिस्कस करना है। लेकिन जो फार्मूला अप्रोच है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। अगेन हम ये फार्मूला अप्रोच कब इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? लेबर आवर्स फाइंड करने का जो टेबुलर अप्रोच है, लेबर आवर्स को फाइंड करने का जो टेबुलर अप्रोच है, लेबर आवर्स को फाइंड करने का जो टेबुलर अप्रोच है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं। टेबुलर अप्रोच जो है इसमें बेसिकली हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के जरिए फिर हम क्या करते हैं? जो टोटल लेबर आवर्स है वो फाइंड करते हैं। वो जो टेबल है वो किस तरह से है वो मैं यहां पर बना के देने लगा हूं। नोट्स के अंदर वो मैंने ऑलरेडी शो करवा दिया है। नोट्स के अंदर ऑलरेडी वो टेबल जो है वो नजर आ रहा है, ये वाला टेबल है, ठीक है। मैं सेम यही टेबल जो है उधर पे दोबारा बनाने लगा हूं। इस टेबल के अंदर सबसे पहला जो कॉलम है, इस टेबल के अंदर जो सबसे पहला कॉलम है वो किस चीज का है? वो है नंबर ऑफ यूनिट्स का। सबसे पहला कॉलम किस चीज का है? नंबर ऑफ यूनिट्स का कॉलम है। दूसरा जो कॉलम है हमारे पास वो क्या है? वो है क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट।
ये दूसरा कॉलम होगा हमारे पास। ये मैं समझाने लगा हूं इसमें से हर एक चीज, ठीक है। तीसरा जो कॉलम है वो फिर हमारे पास होगा, वो हमारे पास होगा टोटल आवर्स। बेसिकली इस वाले कॉलम के लिए हम ये सारी वर्किंग कर रहे होंगे। ये जो टोटल आवर्स है ना, इसके लिए हम बेसिकली वर्किंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जो कॉलम है उसमें आ जाएगा इंक्रीमेंटल टाइम। इंक्रीमेंटल टाइम का मतलब है एडिशनल टाइम, अलहदा टाइम, ठीक है। और यहां पर हम कर सकते हैं कि एक और कॉलम भी हम डेवलप करें, इंक्रीमेंटल टाइम पर यूनिट। इंक्रीमेंटल टाइम पर यूनिट हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें से जो हर एक कॉलम है उसका मतलब क्या है। अच्छा, यहां पर जो लफ्ज है ना, ये भी क्यूमुलेटिव ही है। क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स और उसके बाद एक क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो टेबुलर अप्रोच है, जो टेबुलर अप्रोच है, ये बड़ा स्पेसिफिक अप्रोच है। ये हर जगह पे नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो फिर ये कहां पर इस्तेमाल होगा? ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर इस्तेमाल होगा जब कंपनी हर अगली दफा इतने यूनिट्स बनाए कि जो पिछली दफा के प्रोडक्शन को डबल करे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर एक ही यूनिट बना होगा, इसके बाद एक को डबल करने के लिए कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? सिर्फ एक बनाना पड़ेगा। तो ये एक जो है ये दो हो जाएगा। मैं एक दफा दोबारा बोल रहा हूं, जो टेबुलर अप्रोच है ये सिर्फ कहां पर इस्तेमाल, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर आप हर अगली दफा इतने यूनिट्स बनाएं कि जो पिछली दफा के यूनिट्स को क्या करे? डबल करे। जो पिछली दफा के यूनिट्स को क्या करे? डबल करे। दोबारा, अब अगली दफा इतने यूनिट्स बनाए जाएंगे जिससे पिछली दफा के यूनिट्स, पिछली दफा के यूनिट्स अब कितने हैं? दो हैं। तो इसको डबल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? इसको डबल करने के लिए अब आपको दो मजीद यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कितने हो जाएंगे? जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो चार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। इसी तरह से आप चार को डबल करना चाहते हैं तो डबल करने के लिए आपको फर्दर चार यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कितने हो जाएंगे? वो आठ हो जाएंगे। तो ये जो टेबुलर अप्रोच है ना, इसमें जो यूनिट्स वाला कॉलम है इसमें हमेशा एक, दो, चार, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरह के अल्फाज आएंगे, इस तरह के हिंस आएंगे। हर वो हिंसा जो दो के साथ जरब करने के बाद आता है। तो एक जरब दो दो, फिर जरब दो चार, जरब दो आठ, जरब दो 16, 32, 64, 128। इस टेबल के जरिए हम क्या कर सकते हैं? हम दो यूनिट्स का टोटल टाइम फाइंड कर सकते हैं, चार यूनिट्स का टोटल टाइम फाइंड कर सकते हैं, आठ यूनिट्स का टोटल टाइम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये तीन यूनिट्स के ऊपर कितना टाइम लगा है वो हम यहां पर फाइंड नहीं कर सकते। पांच यूनिट्स का टोटल टाइम यहां से फाइंड नहीं हो सकता। छह यूनिट्स का टोटल टाइम, सात यूनिट्स का टोटल टाइम, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर उसके बाद 17, 18, 19, 20 करते करते तो ये तो बेतहाशा ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिनका हम टाइम इस टेबल से फाइंड ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने ऊपर लिखवा दिया कि ये स्पेसिफिक अप्रोच है। ये क्या है? ये स्पेसिफिक अप्रोच। ये हर जगह नहीं इस्तेमाल होता। ये स्पेसिफिक अप्रोच है, ये हर जगह नहीं इस्तेमाल, ये सिर्फ वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर प्रोडक्शन हर अगली दफा डबल हो रही हो। जहां पर प्रोडक्शन हर अगली दफा डबल हो रही हो। ठीक है जी। इसके बाद मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं और उस एग्जांपल से फिर मैं ये बाकी जो कॉलम्स है ये समझाता जाऊंगा। मेरे पास नोट्स के अंदर एग्जांपल वन है। एग्जांपल वन है मेरे पास। फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 200 आवर्स टू कंप्लीट। पहले यूनिट का जो प्रोडक्शन टाइम है वो कितना है? वो 200 घंटे है। अब देखिए यहां पर मेरे पास एक कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। क्यूमुलेटिव का जो लफ्ज है, क्यूमुलेटिव का जो लफ्ज है, इसका मतलब है अब तक। जिस तरह आप लोगों ने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पढ़ा होता है, तो एक्यूमुलेटेड या क्यूमुलेटिव इसका एक ही मतलब है। इसका मतलब क्या है? अब तक। हाँ जी, ये इसका सिंपल मतलब है। क्यूमुलेटिव जो एवरेज टाइम पर यूनिट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखें, मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो है वो इस तरह कर रही है, यूनिट्स बना रही है और उनका जो
इंडिविजुअल टाइम है वो मैं लिखवा रहा हूं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट यूनिट जब बनाया गया तो उसके ऊपर कितने घंटे लगे, मिसाल के तौर पर 50 घंटे लगे। सेकंड यूनिट जब बनाया गया तो उसके ऊपर कितने घंटे, मिसाल के उसके ऊपर 45 घंटे लगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है इसको कहा जाएगा टोटल टाइम। ये हमारे पास आ रहा है 90 आवर्स, नहीं सॉरी 95 आ रहा है, 95। अब देखें, जब एक यूनिट बना तो 50 घंटे लगे, लेकिन जब 2 यूनिट्स कंप्लीट हुए तो टोटल घंटे 95 हो गए। तो हम यहां पर इंक्रीमेंटल टाइम फाइंड कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल। बल्कि यहां से मैं एक और फिगर फाइंड करने लगा हूं, एवरेज टाइम जरा मैं फाइंड करने लगा हूं, एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम जो है वो ये हो जाएगा 95 डिवाइड बाई 2। 95 डिवाइड बाई 2 जो है इससे हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 47.5 समथिंग आ जाएगा, 47.5 आवर्स पर यूनिट। दोबारा जब तीसरा भी यूनिट बना तो उसके ऊपर लेट से 35 घंटे लग गए। जब तीसरा भी यूनिट बना तो उसके ऊपर कितने घंटे लगे, 35 घंटे लगे। ठीक है, अब मैं इन तीनों का कंबाइंड एवरेज फाइंड करना चाहता हूं। अब मैं इन तीनों का कंबाइंड एवरेज फाइंड करना चाहता हूं। इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है, मैं जरा इनको प्लस करता हूं। ये हो जाएंगे 95 प्लस 35, ये आ जाएंगे 130। तो टोटल टाइम जो है अब वो 130 आवर्स हो गए। अब मैं दोबारा एवरेज फाइंड कर सकता हूं 130 डिवाइड बाई 3 के जरिए। तो 130 डिवाइड बाई 3 ये हमारे पास हो जाएगा 43.3, 43.33। तो ये जो मैं वक्त के गुजरने के साथ साथ बार बार एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं ना, बार बार ये जो एवरेज में कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जो पिछले एवरेज टाइम्स है उनका भी और जो नया टाइम है उसका भी इफेक्ट इसमें शामिल होता है, इफेक्ट इसमें सारों का शामिल होता है। तो ये जो टेबुलर अप्रोच है इसको हम इस्तेमाल करते हैं टोटल आवर्स फाइंड करने के लिए। कौन से केस में, उस केस में जहां पर हर अगली दफा इतनी प्रोडक्शन हो जो कि पिछली दफा की प्रोडक्शन को डबल करे, जो कि पिछली दफा के प्रोडक्शन को डबल करे। ठीक है जी, मैं जरा नेक्स्ट पेज के ऊपर एक एग्जांपल करवाना चाहूंगा। मेरे पास नोट्स में एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 है। जो फॉर्मेट है मेरे पास वो इस तरह से है, नंबर ऑफ यूनिट्स, इसके बाद एवरेज टाइम पर यूनिट, उसके बाद टोटल टाइम, उसके बाद इंक्रीमेंटल टाइम। इंक्रीमेंटल का मतलब एडिशनल। हाँ, इसमें हम एक और काम कर सकते हैं कि इंक्रीमेंटल टाइम पर यूनिट भी फाइंड कर लें। इंक्रीमेंटल टाइम पर यूनिट भी हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा कि ये जो टेबल है इसके जो यूनिट्स वाला कॉलम होगा वो हमेशा ऐसे होगा, 1 2 4 8। ये हमेशा हमेशा ऐसे ही होगा। हमेशा यहाँ पर यूनिट्स के कॉलम में 1 2 4 8 16 32 64 इस तरह की यूनिट्स आते जाएंगे। ये जो एवरेज टाइम पर यूनिट का कॉलम है इसमें सबसे पहले हमारे पास एक फिगर आएगी और वो क्या होगी, वो होगी ये वाली फिगर, फर्स्ट यूनिट का टाइम। फर्स्ट यूनिट का टाइम मेरे एग्जांपल में कितना है, वो है 200 आवर्स। वो कितना है, वो है 200 घंटे, 200 आवर्स। ये जो 200 है ये असल में क्या है, ये असल में है टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट। पहला जो यूनिट है उसके ऊपर कितना टाइम लगा, वो ये 200 घंटे हैं। टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट हमारे पास कितना है, 200 घंटे हैं। अब आपको क्वेश्चन में लर्निंग रेट भी दिया होगा, आपको क्वेश्चन में लर्निंग रेट भी दिया होगा, तब तक जब तक के एग्जामिनर आपसे लर्निंग रेट की रिवर्स कैलकुलेशन ना पूछे, तब तक एग्जामिनर आपको लर्निंग रेट दे रहा होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में लर्निंग रेट भी हमें गिवन है और वो कितना है, वो ये है, इफ 80% ऑफ लर्निंग कर्व अप्लाइज, इफ 80% ऑफ लर्निंग कर्व अप्लाइज, तो फिर नीचे रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं कि ये आप सॉल्व करें, वो रिक्वायरमेंट्स हम कर लेंगे। ये जो 80% लर्निंग कर्व है ये इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा, ये जो हमारे पास 200 है हम इसका क्या करेंगे, हम इसका 80% लेंगे।
क्या करेंगे, 80% इसका ले लेंगे। 80% लेने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, वो हो जाएगा जो आंसर है 160 आ जाएगा। फिर 160 जो है इसका फिर हम क्या करेंगे, दोबारा 80% लेंगे। तो ये जो लर्निंग रेट है ना, ये टाइम पर यूनिट के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। अब 160 इंटू 0.8, ये हमारे पास हो जाएगा 128 घंटे। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा, हम दोबारा इसको 80% से करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा इंटू 80, ये 102.4 आ जाएगा, 102.4 आ जाएगा, 102.4 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फिगर्स है 200 से 160, 128, 102, ये असल में है क्या, इसका मतलब क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम का बताया। क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम का मतलब अब तक का एवरेज टाइम। तो ये जो हमारे पास 200 से 160 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर कंपनी 1 यूनिट बनाएगी तो उसके ऊपर 200 घंटे लगेंगे। अगर कंपनी 2 यूनिट्स बनाएगी तो हर एक यूनिट के ऊपर 160 घंटे लगेंगे। अगर कंपनी 4 यूनिट्स बनाएगी तो हर एक यूनिट के ऊपर 128 घंटे लगेंगे। और ये हर अगली दफा जो टाइम पर यूनिट है क्यों कम हो रहा है? ये इसीलिए कि लर्निंग कर्व तो कहती है कि एक ही काम बार बार करने की वजह से आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, तो ये तो उसकी एप्लीकेशन है। इसी तरह से अगर कंपनी 8 यूनिट्स बनाएगी तो 8 में से हर एक यूनिट के ऊपर ऑन एवरेज कितना टाइम लगेगा? 102.4 घंटे लगेंगे, 102.4। हाँ, अब हम टोटल टाइम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। टोटल टाइम हम अब फाइंड कर सकते हैं। तो एक यूनिट का टोटल टाइम वो 200 घंटे है। अगर 2 यूनिट्स में से हर एक के ऊपर 160 लगेंगे तो 160 ज़रब 2, ये हमारे पास हो जाएगा 320। उसके बाद अगर 4 यूनिट्स बनाए जाएंगे तो हर एक यूनिट के ऊपर 128 घंटे लगेंगे। अब टोटल कितना टाइम लगेगा? 512 घंटे। और हाँ, अगर आप इससे भी ज्यादा यूनिट्स तो फिर आपका जो मजीद टाइम पर होने वो कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 102.4 ज़रब 8 यूनिट्स के लिहाज से ये 819.2 घंटे बन जाएंगे, 819.2 घंटे बन जाएंगे। अब देखें जो इंक्रीमेंटल टाइम है ना, इंक्रीमेंटल, अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपने एक यूनिट बनाया, जब आपने एक यूनिट बनाया तो आपके टोटल कितने घंटे कंप्लीट हो गए? 200 घंटे। लेकिन जब आपने एक और यूनिट बनाया तो आपके जो टोटल घंटे हैं वो 200 से 320 पे चले गए। इसका मतलब यह है कि जो दूसरा यूनिट है ना वो 120 घंटों में बना है। जो दूसरा यूनिट है वो 120 घंटों में बना है। टाइम ऑफ सेकंड यूनिट, तो दूसरे यूनिट का जो अलहदा टाइम है वो कितना है? वो 120 घंटे। दोबारा से 2 यूनिट्स जब कंप्लीट हो गए तो टोटल 320 घंटे गुजर गए। लेकिन जब 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गए तो टोटल घंटे 320 से 512 पे चले गए। 320 से 512 पे, तो 512 माइनस 320, 192। ये जो 192 घंटे हैं, ये जो 192 घंटे हैं, ये असल में क्या चीज है? ये असल में हमारे पास है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट जो है उसका कंबाइंड टाइम है हमारे पास। क्योंकि 2 को डबल करने के लिए तो आपने फर्दर 2 यूनिट्स बनाए होंगे। वो 2 यूनिट्स कौन से होंगे? वो होंगे वो जो तीसरे और चौथे नंबर पे बने हो, जो तीसरे और चौथे नंबर पे बन रहे हो। तो हमारे पास जो तीसरे और चौथे नंबर पे यूनिट्स बन रहे हैं उनका जो कंबाइंड टाइम है वो कितना है? वो 192 है, 192 घंटे हैं। एक दफा फिर से देख लें, अगर आप 4 यूनिट्स बनाएंगे तो टोटल 512 घंटे पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने मजीद 4 यूनिट्स बना लिए, अगर आपने मजीद 4 यूनिट्स बना लिए तो आपके जो टोटल घंटे वो 512 से 819 पे चले जाएंगे। अब 512 माइनस 819,
512 माइनस 819, सॉरी 819 नहीं, 819.2 है, 819.2 माइनस 512, तो आंसर आ जाएगा 307.2, 307.2। तो अगर आपने 512 घंटों के बाद मजीद काम किया तो मजीद जो 4 यूनिट्स हैं जब वो कंप्लीट हो तो आपके टोटल आवर्स 819.2 पूरे हो चुके हैं। तो टोटल आवर्स का मतलब इसमें पहले 4 यूनिट्स का भी टाइम और बाद वाले का भी। तो पहले 4 के अलावा जो बाद वाला टाइम है वो कितना है, वो है 819.2, 819.2 माइनस 512। ये जो 307.2 है ये असल में किस चीज का टाइम है, ये असल में है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ यूनिट का। नहीं थर्ड नहीं, सॉरी, ये फिफ्थ से स्टार्ट हो रहा है। पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो ये जो 307.2 घंटे है ये टोटल 4 यूनिट्स का टाइम है। लेकिन कौन से 4 यूनिट्स का, जो पहले नंबर पे बने नहीं, वो जो पांचवें, छठे, सातवें और आठवें नंबर पे बने हैं। अब हम कर सकते हैं कि हम इनका पर यूनिट टाइम फाइंड करें। हम कर सकते हैं कि हम इनका क्या करें, पर यूनिट टाइम फाइंड। मिसाल के तौर पे इधर तो एप्लीकेबल नहीं क्योंकि इधर तो यूनिट ही एक बनाए। हाँ यहां पर एप्लीकेबल है। ये जो कॉलम है ना इसको देखे जरा, ये कॉलम इस तरह से है कि इंक्रीमेंटल टाइम पर यूनिट, इंक्रीमेंटल टाइम पर यूनिट, ठीक हो गया। तो इंक्रीमेंटल टाइम का कॉलम जो है वो ये वाला है जो सेकंड लास्ट कॉलम है, इंक्रीमेंटल टाइम पर यूनिट। अब देखें ये जो 120 घंटे हैं ये टाइम ऑफ सेकंड यूनिट है, ये टाइम ऑफ सेकंड यूनिट। तो ये तो हमारे पास इतना ही है, दूसरे यूनिट का टाइम इतना है। इसके बाद ये जो 192 घंटे हैं ये थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का टाइम है। तो 192 डिवाइड बाई 2 यूनिट्स, 192 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 95 घंटे। हम कर सकते हैं कि हम इवन इंक्रीमेंटल या जो एडिशनल टाइम है हम उसका भी पर यूनिट एवरेज फाइंड करें। एक दफा फिर से देखें, ये जो 307.2 हैं, 307.2 जो हैं, ये तो टोटल पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, ये तो इन 4 यूनिट्स का टाइम है। तो हम इन 4 का एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस तरह से 307.2 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट्स। तो 307.2 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट्स 76.8, वो यूनिट्स जो पांचवें, छठे, सातवें और आठवें नंबर पे बने हैं, वो यूनिट्स जो फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ नंबर पे बने हैं, उनमें से हर एक यूनिट का जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम है वो कितना है, वो है 76.8। ये टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब जरा मैं रिक्वायरमेंट्स पे जाके देखना चाहूंगा कि एग्जामिनर ने जो पूछा है तो मैं उसमें से किस फिगर को अपने आंसर के तौर पे प्रेजेंट करूंगा। मैं एग्जांपल पे जाने लगा हूं। एग्जांपल इस तरह से है, फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 200 आवर्स टू कंप्लीट। इफ 80% लर्निंग कर्व अप्लाइज, कैलकुलेट द फॉलोइंग। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस इनिशियल 2 यूनिट्स, पहले 2 यूनिट्स का टाइम बताएं, पहले 2 यूनिट्स का टाइम बताएं। मैं इसमें रिक्वायरमेंट सॉल्व करने लगा हूं। रिक्वायरमेंट्स, टाइम taken by initial 2 units, time taken by initial 2 units। ये मैं करने लगा हूं। रिक्वायरमेंट ए, टाइम टेकन बाय इनिशियल 2 यूनिट्स, पहले 2 यूनिट्स का टोटल टाइम पूछे हुए, पहले 2 यूनिट्स का टोटल टाइम पूछे 320 घंटे। इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा 320 घंटे। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी सवाल में, जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो ये है, टाइम टेकन बाय सेकंड यूनिट ओनली, सिर्फ दूसरे यूनिट का टाइम बताएं। टाइम टेकन बाय सेकंड यूनिट ओनली।
तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे यूनिट का टाइम, और वो इस टेबल में कहां पर है, वो इस टेबल में है इंक्रीमेंटल टाइम ऑफ सेकंड यूनिट। सलमान जो था, इंक्रीमेंटल टाइम पर यूनिट जो है वो हमारे पास, जो सेकंड यूनिट का टाइम है वो हमारे पास आ गया, और वो कितना है, वो हमारे पास है 120 घंटे। इसका जो आंसर है हमारे पास वो क्या होगा, वो होगा 120 घंटे। इसके बाद जो तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास क्वेश्चन में, जो तीसरी रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी, वो था एवरेज टाइम पर यूनिट इफ 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर तो 4 यूनिट्स बनाए जाएंगे, अगर तो 4 यूनिट्स बनाए जाएंगे, ये इसकी बात हो रही है, तो फिर एवरेज टाइम पर यूनिट ये पूछा हुआ है, ये जो 128 है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो 128 क्या चीज है, ये टाइम पर यूनिट है, कब, अगर कंपनी 4 यूनिट्स बनाएगी। तो एवरेज टाइम पर यूनिट, एवरेज टाइम पर यूनिट इफ 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो इसमें होगा 128 घंटे जो है ये टाइम पर यूनिट है, कब, अगर 4 यूनिट्स बनाए जाएंगे। अगली रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, अगली रिक्वायरमेंट में डी इसमें रीड करने लगा हूं, कंबाइंड प्रोडक्शन टाइम फॉर थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, तीसरे और चौथे यूनिट का कंबाइंड टाइम, कंबाइंड टोटल, टोटल ऑफ थर्ड एंड फोर्थ यूनिट्स, तीसरे और चौथे यूनिट का जो टोटल टाइम है कंबाइंड, वो हमारे पास किधर है, वो ये है 192 आवर्स, थर्ड एंड फोर्थ का कंबाइंड टाइम 192 आवर्स है हमारे पास। आंसर आ जाएगा, आंसर क्या होगा 192 आवर्स। और यहां पर आखिरी जो रिक्वायरमेंट वो क्या है, वो ये है टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स बनाने के लिए जो टोटल टाइम है वो कितना है, 8 यूनिट्स का जो टोटल टाइम है वो ये है, ये जो 819 है ना, ये 8 यूनिट्स के बनाने का टोटल टाइम है, ठीक हो गया। तो 819.2 हो जाएगा, ई रिक्वायरमेंट है टोटल टाइम इफ 8 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, इफ 8 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास आंसर ये हो जाएगा 8 यूनिट्स का टोटल टाइम, वो हमारे पास 819.2 है, 819.2 घंटे हैं। अच्छा जी, यहां तक जो लर्निंग कर्व थ्योरी के मुताबिक टोटल आवर्स फाइंड करने का जो एक तरीका था हमारे पास, वो एक तरीका क्या था, वो था टेबुलर अप्रोच, टेबुलर अप्रोच। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। नोट्स के अंदर जो एग्जांपल जनाब, इसमें एग्जांपल 2 देखोगे तो इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट ईच रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल। सेम ये सारी की सारी एग्जांपल जो रिक्वायरमेंट से दोबारा सॉल्व करनी है, विद एक्सेप्शन कि इस दफा पहले यूनिट के ऊपर जो घंटे लगेंगे वो 500 लगेंगे, ठीक है, और जो लर्निंग रेट है वो 85% होगा, ठीक है। पिछले वाले सवाल में जो फर्स्ट यूनिट का टाइम था वो 200 घंटे और लर्निंग रेट 80 था, इस दफा वो डेटा चेंज करे, बाकी सेम यही एग्जांपल जो है ये जो रिक्वायरमेंट से आपने सॉल्व करनी है। तो ये जो एग्जांपल 2 है नोट्स में से, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। हमारे पास ये वाला जो अप्रोच था, टेबुलर अप्रोच टू कैलकुलेट टोटल आवर्स अंडर लर्निंग कर्व थ्योरी, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है फार्मूला अप्रोच।